morning students. We had already discussed chapter first civics, the Indian Constitution. For the purpose of revision, we will take a short review of this chapter in today's lecture, which will also help you in the examination that is scheduled soon in the month of June. एक शॉर्ट रिव्यू बेटा हम देख रहे हैं चैप्टर का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हमने जब वीडियो में चैप्टर किया था तब हमने पढ़ा था द कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच गवर्न्स द कंट्री एंड ऑन विच द सोसाइटी रन्स। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन सेट होता है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं जिससे हमारी कंट्री गवर्न होती है और सोसाइटी चलती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 389 मेंबर्स। ईच मेंबर्स रिप्रेजेंटेड 1 million people. These members were elected by the provincial legislature. Provincial means state legislature and the Indian princely state according to their population. Thus, it was a truly representative body. Several committees were formed and final shape was given to our constitution by the drafting committees, whose chairman was Dr. Bhim Rao Ambedkar, and draft of the Constitution of India was submitted on November 5th, 1948, and the Constitution was finally adopted in November 26th, 1949. जो बहुत सारी कमेटीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाई गई थी, उनमें से एक ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था तो उसको सबमिट करवा दिया था 5 नवंबर 1948 को, लेकिन फाइनली इसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी में ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी की एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है उसी को ही प्रीएम्बल कहा जाता है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच डज ए कंट्री नीड टू कॉन्स्टिट्यूशन? हमारी जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत के लिए इसके कॉन्स्टिट्यूशन के सेवरल पर्पजेज होते हैं। फर्स्ट है कि इट लेज डाउन। इसके बहुत सारे पर्पजेज होते हैं। फर्स्ट है it lays down the certain ideas that form the basis of the kinds of country that we as citizen aspire to live in. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सेवरल पर्पजेज होते हैं, जिसमें फर्स्ट दे रखा है कि यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने वो जो सिटीजन्स हैं वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो फंडामेंटल नेचर होते हैं सोसाइटी में उनके बारे में बताता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजुअली मेड अप ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इश्यूज। हमारी जो कम्युनिटी है उसमें डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के लिए ज़रूरी हों, सारे लोग उन इश्यूज को मान लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसमें कंट्री गवर्न्स करती है, ऑन विच द सोसाइटी रन, जिससे हमारी जो सोसाइटी होती है वो चलती है। सेकंड है इसका कि हमें कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सेकंड हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम
For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his councils of the ministers. सेकेंड इसका पर्पज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको डिफाइन करता है। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, जैसे नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या था कि जो रूल करते थे वो किंग या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे वो ही रूल करते थे, लेकिन उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म अपना लिया था, उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ले लिया था, इसलिए बाद में उनका जो रूल था वो भी लोगों के थ्रू चलाया गया था, मतलब लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने लगे थे। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power, responsibility on our behalf. और authority and the constitution usually provides safeguard against this. जो हमारा constitution है, डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अथॉरिटी के रूप में होता है जो हमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है, हमारे जितने भी विलेशन होते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन देता है। जो अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, जो जिन लोगों के पास पावर होती है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, उस मिसयूज करने से उनको रोकती है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन often lays down the rules and guard against this misuse of the authority by our political leaders. जो पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो भी अपनी क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास पावर होती है, वो भी अपनी पावर का मिसयूज करके उसका मिसयूज करते हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है वो उनको मिसयूज करने से रोकती है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन एंड सेज दैट द नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जो राइट टू इक्वलिटी है वो सबके लिए होती है, चाहे जो सिटीजन है, ताकि जो सिटीजन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और लोग डिस्क्रिमिनेट ना हो। सभी जो लोग हैं चाहे वो किसी भी रेस से हों, किसी भी कास्ट से रिलेशन रखते हों, कोई भी जेंडर हो, चाहे उनका प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, सब लोगों को राइट टू इक्वलिटी ये एक फंडामेंटल राइट है जो गवर्नमेंट के थ्रू दे रखा है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमें फंडामेंटल राइट्स देता है। Another important functions that a constitution plays in a democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other less powerful people or group। एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी जो ज़्यादा पावरफुल जो लोग हैं, ज़्यादा पावरफुल जो लोग हैं वो लेस पावरफुल लोगों को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा पावर है वो जिनके पास कम पावर है उनको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इस स्टोरी के थ्रू समझाया गया था। ये स्टोरी मैंने आपको वीडियो में समझा रखी है, सिर्फ हम एक रिव्यू ले रहे हैं बेटा चैप्टर का, जिसमें हम मेन चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, एक बच्चे ने वीडियो में मेरे से ट्रेनी जो है उसका मीनिंग पूछा था और उसका आंसर मैं उसमें नहीं दे पाई थी बेटा। तो ट्रेनी का मतलब होता है द क्रूर एंड अनजस्टिस यूज ऑफ द पावर और द अथॉरिटी। जो जिसके पास पावर होती है, जिसके पास अथॉरिटी होती है, वो उस पावर का यूज अनजस्टिस वे में करते हैं या क्रूर वे में करते हैं, उसी को ही टेरेनी कहा जाता है। अच्छा, वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर दैट इज़ द इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी दैट इज़ द इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। इसका मतलब है कि एक जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी जो होते हैं जिसमें कुछ जो ग्रुप होते हैं जिसमें बहुत ही कम लोग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे जैन
जैन एक धर्म है, रिलीजन है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं। जैसे हिंदू बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो ज़्यादा होते हैं उसको मेजॉरिटी ग्रुप कहा जाता है, और जो कम होते हैं उनको माइनॉरिटी ग्रुप कहा जाता है। तो एक जो कम्युनिटी है वो किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, मतलब जो ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो कम संख्या के ग्रुप के जो लोग हैं उनको डोमिनेट नहीं कर सकते। और एक जो ग्रुप है वो सेम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो भी अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को भी डोमिनेट नहीं कर सकते, जिसको इंटर कम्युनिटी डोमिनेट कहा जाता है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सर्व अस फ्रॉम अवर सेल्फ। इसका थर्ड अगला जो रीजन है वो ये भी है, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें इस बात में भी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपने आप से ही अपने आप को ही सेव रखें, अपने आप को ही किन्हीं चीज़ों में ना उलझाएं, कि अपने आप को ही हम किस तरह से बचा सकते हैं। वो इस स्टोरी के माध्यम से बताया था मैंने आपको। शबनम की एक स्टोरी थी, शबनम की जो स्टोरी थी इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से टीवी सीरियल जब उसने नहीं देखा था तो वो अपने एग्ज़ाम अच्छे से कर पाई थी। अब आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। उसकी जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट जो की फीचर थी वो मैंने आपको बताई थी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है कि दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोर देन वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर, और पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो फेडरलिज्म है उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में बटी हुई है। तो पहला जो लेवल है इंडिया में वो है स्टेट लेवल, और एक है सेंट्रल लेवल, और पंचायती राज जो है वो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है जो सिर्फ गाँवों में काम करती है। तो आपने 6th क्लास की बुक में इसको पंचायती राज सिस्टम को पढ़ा होगा, और 7th क्लास की जो बुक है उसमें आपने स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ा था। लेकिन वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अभी इसमें 8th क्लास में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया सब्जेक्ट ऑफ द नेशन कंसर्न रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी 3 लिस्टें भी दे रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कंटेन लिस्ट दैट डिटेल्स द इश्यूज दैट द ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। और वो जो 3 लिस्टें हैं उनमें बताया गया है कि कौन सी लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट आएगा और कौन सी लिस्ट किस चीज़ के ऊपर वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें भी उसमें बता रखी हैं। सेकेंड जो है हमारी की फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें है रिप्रेजेंटेटिव हु आर द इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारा वो लोगों के थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है। जैसे आपने कांता वाली स्टोरी जो है उसमें पढ़ा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज फॉर ऑल सिटीजन्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी गारंटी देता है जो सभी सिटीजन्स के लिए है। और यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज क्या है कि ऑल सिटीजन अबाउ द 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया। देयर इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया जो है उसमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसलिए जो भी 18 ईयर्स एंड अबव है उसको वोट देने का राइट है, चाहे वो किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कहीं भी बर्थ हो प्लेस हो उसका, सभी को राइट टू वोट का राइट मिला हुआ है। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री irrespective of his or her social backgrounds can also contest in election। इंडिया में जो रहने वाले जो लोग हैं वो डायरेक्ट इलेक्टिंग में डायरेक्ट रोल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। हर एक जो सिटीजन है कंट्री का वो ही जो चाहे वो कोई भी है, सोशल बैकग्राउंड उसकी चाहे कुछ भी है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। थर्ड जो फीचर है
वो है हमारी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। देर आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये इसमें गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन हैं। पहला लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है और फिर जुडिशरी है। लेजिस्लेचर है उसको विधानसभा हम कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का कार्यपालिका और जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर है वो रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है उसे स्मॉलर ग्रुप है ऑफ द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। ये हमारे लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और गवर्नमेंट को चलाती है। जो जुडिशरी है, थर्ड टायर ऑफ द जुडिशरी जो है वो थर्ड ऑर्गन है हमारा, ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक। और जुडिशरी जो है उसके चैप्टर नंबर 5 जो है, जो थर्ड यूनिट नंबर 3 में है, उसमें हम रीड करेंगे। लेकिन जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जो जुडिशरी है वो ऐसी कंट्री में एक कोर्ट सिस्टम से जुड़ी हुई है, उसमें सारे कोर्ट सिस्टम आते हैं और जो भी मिसयूज करता है या जो भी इम्प्लीमेंट लॉज होते हैं उनको तोड़ने की कोशिश करता है, जुडिशरी उसको दंड देती है। फोर्थ जो की फीचर है वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स। तो द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीइंग रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा ये सेक्शन है फंडामेंटल राइट, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्साइंस कहा जाता है। कॉन्साइंस मीन्स अंतरात्मा। जैसे हमारी जो बॉडी होती है उसमें हमारी आत्मा मेन होती है, उसी तरह से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ये जो फंडामेंटल राइट है ये कॉन्साइंस माने जाते हैं। कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा, मेन चीज़ उसमें माने जाते हैं। द नेशनलिस्ट हैड टू दे वॉन्ट टू इंश्योर दैट a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो हमारे राष्ट्रवादी जो थे, वो उन्होंने पहले ही सोच लिया था, वो चाहते थे कि जो रिटर्न राइट्स हैं वो भी होनी चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो भी अपनी पावर का मिसयूज करेगा उसको रोकने के लिए जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसमें अपनी पावर का मिसयूज करने के लिए जिनको रोका जा सकता है उन चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी ऑल्सो एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके जो राइट्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है, स्टेट की जो पावर होती है उसको भी बढ़ाती है। द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज होती हैं, माइनॉरिटी मतलब जो संख्या में कम लोग होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स, उनको भी अपने जो ग्रुप्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटी द राइट टू माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटीज। जो मेजोरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं उनका, वो जो माइनॉरिटी ग्रुप को अगर डोमिनेट करते हैं तो भी कॉन्स्टिट्यूशन उनको गारंटी देता है, क्योंकि उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो वो इस चीज़ को मिसयूज होने से रोकते हैं। In addition to the fundamental rights, the Constitution also has a section called Directive Principles of the State Policies। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे ही कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होते हैं हमारे स्टेट में, जिनको नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। सेक्शन वॉज डिजाइंड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और ये जो सेक्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, ये भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने ही डिजाइन किया था, टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जो सोशल और इकोनॉमिक जो रिफॉर्म होते हैं उनको इंश्योर करने के लिए किया गया था। फिफ्थ जो की फीचर है
वो है हमारी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो है उसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसकी एक डेफिनेशन दे रखी है कि ए सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि ए सेक्युलर स्टेट वही होता है जो स्टेट किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि वो सारे धर्मों को बराबर इक्वल ही समझता है, इसलिए किसी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं कर सकता है, उसको सेक्युलरिज्म स्टेट कहा जाता है। ये हमारी की फीचर्स थी। कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी दे रखे हैं इसमें। जो फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको भी मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो थे, फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी, सेकंड था राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो पहला, ये हमारे टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे 6 हैं। तो राइट टू इक्वलिटी 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये 6 हैं। तो फर्स्ट जो है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी जो है उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जो राइट टू इक्वलिटी है उसमें ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। जो कानून है उसमें सभी पर्सन इक्वल हैं। दिस मीन्स दैट द ऑल पर्सन shall be equally protected by the laws of the countries. It also states that the no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. The state cannot discrimination against anyone in the matter of the employment. आई मीन टू से दैट कि जो राइट टू इक्वलिटी है उसमें सभी लोग कानून के अकॉर्डिंग सभी बराबर हैं। और इसका मतलब ये है कि एक कानून के अकॉर्डिंग एक कंट्री में सभी लोगों के साथ इक्वली सबको ट्रीट किया जाएगा, सभी की इक्वल प्रोटेक्शन की जाएगी। किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो उनका रिलीजन कुछ भी है, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी है, वो चाहे वो कोई भी सेक्स है, मेल है चाहे फीमेल है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। एवरी जो पर्सन है वो कहीं भी जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स में जा सकता है, होटल्स में जा सकता है, किसी भी शॉप में वो जा सकता है। स्टेट जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है मैटर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सेकंड जो है हमारा फंडामेंटल राइट वो है राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम जो है उसमें आएगा कि दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम है, उसमें कई सारे फ्रीडम हमें मिले हुए हैं। जैसे पहला है द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमें कहीं भी स्पीच देने की, अपने एक्सप्रेशन कहीं भी देने की हमें फ्रीडम है। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हमें अपना एसोसिएशन बनाने की भी फ्रीडम मिली हुई है। एसोसिएशन मीन्स अपना ग्रुप बनाने की भी फ्रीडम मिली हुई है। हम कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट में आ जा सकते हैं और कोई भी अपना प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना कर सकते हैं, कोई भी अपना बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड वर्किंग अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीज़ों को रोकता है। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? जो आदमियों का व्यापार किया जाता था पहले,
उसको रोकता है। जो फोर्स लेबर होता है, ज़बरदस्ती जो लेबर से काम करवाया जाता है, उसको रोकता है। एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज, जो बच्चे जो 14 ईयर्स के नहीं हुए हैं और जिसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, उस चीज़ को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोकता है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि 14 ईयर्स से कम आयु के बच्चे से हम काम नहीं करवा सकते हैं। ये उनको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म के फ्रीडम। तो एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर जो पर्सन है वो अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म का प्रसार कर सकता है और अपनी चॉइस के हिसाब से वो अपने रिलीजन को सिलेक्ट कर सकता है कि उसे कौन से धर्म में रहना है, कौन सा धर्म वो मानेगा, उसे ये फ्रीडम मिली हुई है। नेक्स्ट जो है वो है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चर और एजुकेशनल जो राइट है उसमें the constitution states that all minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहता है कि कोई भी जो माइनॉरिटी ग्रुप है, मेजॉरिटी ग्रुप तो है ही है, उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी जो ग्रुप होते हैं, जो संख्या में कम लोग होते हैं, जैसे कि जैन, मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कोई भी जो रिलीजियस ग्रुप है, कोई भी लिंग्विस्टिक मतलब कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हैं, चाहे वो मराठी बोलने वाले हैं, चाहे वो संस्कृत बोलने वाले हैं, चाहे वो पंजाबी बोलने वाले हैं, जो कोई भी लिंग्विस्टिक जो ग्रुप है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और वो अपने ही धर्म जो है, अपना ही कल्चर है, उसको भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आएगा कि दिस अलाउज द सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। कि जो स्टेट है, हर जो सिटीजन है वो कोर्ट में जा सकता है अगर उसे लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। अगर किसी भी सिटीजन को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो किसी भी कोर्ट में जा सकता है। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। स्टूडेंट्स, चैप्टर का रिव्यू हमने कर लिया है। एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट मैं आपके पास PDF फॉर्म में भेज दूँगी और इसको आप फेयर नोटबुक में करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप दैट वट एवर वी हैड स्टडीड इन दिस वीडियो इज़ क्लियर एनफ टू यू। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट एंड इन केस ऑफ देयर इज a query, then I request you all to please go throughout the book thoroughly and watch video once again. Students, these are your first online assessment and you need to study hard as it is a new way of evaluating you. Eat good, sleep good, study good. Thank you.